तो अब मुसलमानों की भी जाति देखी जाएगी। देखिए, सवाल ये नहीं, मैंने फिर आपको बोला, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा गए आदि आबादी, जो लोग समाज में मुख्य धारा से छूट रहे हैं, जो लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस सबको न्याय मिले। तो जब आप लोगों की सरकार थी यूपी में, तब आप लोगों ने क्यों नहीं किया? देखिए, हमारी सरकार यूपी में बहुत कम दिनों के लिए आई। अच्छा, अगर पहलगाम हमले की बात की जाए तो इतना बड़ा हमला हो गया देश में, अगर आप लोगों की सरकार होती तो आप लोग इस चीज को कैसे हैंडल करते? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था? सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही? तो ये तो सवाल उठेगा ना कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पता चला सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, जहाँ पे इतने हजारों लोग टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। तो ये तो जिम्मेदारी बनती थी ना सरकार की। आप लोग लगातार यही कहते हैं कि पीडीए आप लोगों के साथ है, लेकिन उपचुनाव में, मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कर ली जाए, जो नतीजा सामने आया वो तो कुछ और ही दर्शा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का उपचुनाव हुआ, जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हुआ, अब जब तंत्र का दुरुपयोग होता है तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है। वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पथ चिन्हों पे, कोई पथ चिन्ह बनाता है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश यादव के करीबी, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अनुराग बिधोरिया जी। तो चलिए इनसे आज के यूपी की राजनीति में या ओवरऑल राजनीति में क्या कुछ चल रहा है जान लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार का फैसला आया है, क्या लग रहा है अब किस राह में जा रही है राजनीति? मुझे वो दिनकर की 2 लाइन याद आती है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पथ चिन्हों पे, कोई पथ चिन्ह बनाता है। अखिलेश यादव जी वैसे ही एक नेता हैं, जानदार, शानदार, जो पथ चिन्ह खुद बनाते हैं। उन्होंने पीडीए का नारा दिया, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, उन्होंने जात जनगणना होनी चाहिए मुद्दा उठाया सदन से लेकर सड़क तक। आज सरकार को भी मानना पड़ा, सरकार भी जाति जनगणना कराने को तैयार हुई, क्योंकि सरकार को भी लगा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या अपोजिशन के लीडर जो बात कह रहे हैं वही सच है। इसके पहले भी आपने देखा, जब किसान बिल लेके आए थे तब भी विरोध किया गया था, तब भी कहा गया था कि इसमें किसानों के हितों की बात और ऐड होनी चाहिए। सरकार ने नहीं माना, बिल पास कर दिया, बाद में वही किसान बिल वापस भी लिया। इसी तरह से भूमि सुधार अधिनियम बिल लेके आए थे, उसका भी विपक्ष ने विरोध किया, उसको भी वापस किया। लगातार आज आप देख रहे होगे उत्तर प्रदेश के अंदर में जो एक्सप्रेसवे की लहर चली है, एक्सप्रेसवे बनाने की जो लोग सोचने लगे हैं, वो भी अखिलेश यादव जी की देन है। उन्होंने पहले एक्सप्रेसवे बनाया था। और जिस तरह से पहली बार किसी हाईवे पे एयर स्ट्रिप होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी श्री अखिलेश यादव जी लेके आए थे। जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था तो हाईवे पे एयर स्ट्रिप होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का था, उन्होंने बनाया था उस पे एयर स्ट्रिप। आज देखिए लोग उसी पथ चिन्हों पे आज फिर चल रहे हैं। उन्होंने लैपटॉप देने की बात की थी कि हर बच्चों को जो 12th पास हो लैपटॉप मिलना चाहिए, उसकी भी नकल उसी पथ चिन्हों पे देखो सरकार है। अखिलेश यादव जी ने स्टेडियम बनाया था उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर में, शानदार, जानदार, अब उसकी पथ चिन्हों पे दूसरे स्टेडियम भी बनाने की सोच रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब जब उन्होंने समाज में विकास की राजनीति की है तब, और हमेशा विकास के बारे में सोचते हैं, तो वो जो भी कहते हैं सरकार को मानना पड़ता है। जी। हालांकि आप लोग जातिगत जनगणना पर लगातार मांग उठाते रहे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अचानक से अब ये केंद्र सरकार का फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं सब में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। कहीं कहीं आप लोग बोलते हैं कि आप लोगों की वजह से हुआ, कोई कहता है सरकार उनकी वजह से झुक गई, कोई अपनी तरफ श्रेय लेता है। देखिए, समाजवादी लोग आज से नहीं, आदरणीय नेताजी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जाति जनगणना की मांग की थी जी, और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। हमारा नारा ही पीडीए का है। हाँ, ये सच है कि हम तो यही कहेंगे इंडिया गठबंधन और पीडीए की जीत है ये। और जिस तरह का आप अन्याय देखते हैं जो समाज के अंदर में, हमारे ही सांसद हैं रामलीला सुमन जी, दलित समुदाय से आते हैं, किस तरह से उनके घर के ऊपर हमला हुआ, किस तरह से उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, किस तरह से उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है।
उनके काफिले पे हमला भी होता है। तो जब दलित सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम दलित की क्या हालत होगी समाज के अंदर, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पीडीए की बात करते हैं। हम चाहते हैं समाज का वर्ग जो पीछे छूट गया है वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। अगर वो भी जब जो पीछे छूट गया समाज भी मुख्य धारा में शामिल होगा तो राष्ट्र उन्नति करेगा। राष्ट्र में जब सब लोग एक साथ स्पीड से दौड़ेंगे तो देश की स्पीड बढ़ेगी, देश के विकास की स्पीड बढ़ेगी। तो हम तो यही चाहते हैं ना, समाज के सभी वर्गों के लोगों को ऐसे एक मुख्यधारा में शामिल करो और राष्ट्र को आगे बढ़ाओ। जी, तो आप लोग लगातार बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी टाइम टू टाइम यू टर्न लेती रहती है? देखिए, समाजवादी लोग तो हमेशा न्याय की बात करते हैं ना। जब भी हमने समाज के अंदर में जाति जनगणना जब यूपीए की सरकार थी तब भी हमने उठाया था, आज बीजेपी की सरकार है तब भी हमने उठाया, और आज तो कांग्रेस हमारे साथ ही है, हमारे साथ मिलकर आवाज उठा रही है। तो अच्छा ही ना, समाज में सामाजिक न्याय की बात हो और समाज आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। तो अब मुसलमानों की भी जाति देखी जाएगी? देखिए, सवाल ये नहीं है, मैंने फिर आपको बोला, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े आदि आबादी, जो लोग समाज में मुख्य धारा से छूट रहे हैं, जो लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस सबको न्याय मिले, इसलिए समाजवादी पार्टी न्याय दिलाने के लिए अपना पीडीए के फार्मूले के साथ आगे बढ़ रही है। जी, आप लोग लगातार यही कहते हैं कि पीडीए आप लोगों के साथ है, लेकिन उपचुनाव में, मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कर ली जाए, जो नतीजा सामने आया वो तो कुछ और ही दर्शा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का चुनाव उपचुनाव हुआ, जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हुआ, अब जब तंत्र का दुरुपयोग होता है तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है। वरना अभी चुनाव लोकसभा का हुआ था, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी नंबर पार्टी बन के निकली। हमारा पीडीए का जो नारा था और जो हमने समाज में विकास का काम किया था उस पर हमने वोट मांगा और जनता ने हमें 37 प्लस सीटें देके हमें 43 सीटें दी। 37 प्लस इंडिया गठबंधन की सीटें मिला दो तो 43 सीटें उत्तर प्रदेश से हम जीत के गए और देश की समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। तो ये अखिलेश यादव जी का जो पीडीए फार्मूला है, जो विकास की राजनीति है, वो जनता ने एक्सेप्ट किया है। तो बीजेपी को मानना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वही सच है, उसी को जनता एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा समाज के अंदर समाज को आगे ले जाने की बात की है। हम समाज के अंदर में नफरत की राजनीति नहीं करते। नफरत की राजनीति और हमारे उसमें नहीं है, एजेंडे में नहीं है। हमारे एजेंडे में विकास होता है, हमारे एजेंडे में जोड़ने की बात होती है, किसी को तोड़ने की बात नहीं। हम सबको लेके एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यही सनातन भी कहता है। सनातन भी दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको अपने एक साथ आगे, सबका सम्मान की बात करती है, पूरे ब्रह्मांड को अपना मानती है। तो समाजवादी लोग हमेशा समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। हमारा जो राजनीति है वो विकास की है जी, हमारी राजनीति नफरत की नहीं है जो दूसरे पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी में अगर अफसरशाही की बात करें तो ठाकुरों का दबदबा देखा जा रहा है। आप लोग एक तरफ ये सवाल उठाते हैं आपके नेता, दूसरी तरफ आप लोगों पे भी आरोप लगता रहा है कि आप लोग हमेशा यादवों और मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वही समीकरण के तहत चलते हैं। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है ना। भारतीय जनता पार्टी को हमारा बना हुआ एक्सप्रेस कहाँ दिखाई पड़ता है? एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ, हमने मेट्रो बनाई है, वो क्यों नहीं देखते? 1090 बनाया है तो किसके लिए बनाया? महिला समस्या के लिए। उसमें कोई जाति धर्म देखी गई है क्या? या एक्सप्रेस वे पे कोई जाति धर्म देख के लोग चलते हैं? मेट्रो पे जाति धर्म देख के लोग चलते हैं? लैपटॉप दिया था हमने, कोई जाति धर्म देख के दिया था? हमने जो स्टेडियम बनाया है उसमें कौन, सभी लोग देखने जाते हैं। हमने जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए उसमें तो सभी का इलाज होता है। हमने जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई उसमें भी सभी का इलाज होता है। हमने जो पार्क बनाए, जिसमें पार्क हो या लोहिया पार्क हो, तो सभी लोग उसमें टहलने जाते हैं। कहाँ उसमें जाति धर्म देखा जाता है? भारतीय जनता पार्टी की चूंकि आदत है, हम जैसे विकास की राजनीति करते हैं तो उसमें वो जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं। हमने कहा ना, उनका काम ही नफरत की राजनीति करना। वो विकास की राजनीति करना जैसे हम करते हैं। 108 एम्बुलेंस हमने बनाया तो एम्बुलेंस सभी को फ़ोन करता है तो सभी को एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता है ना, कोई जाति धर्म को तो देख के कराया नहीं जाता। बिल्कुल। तो हमने जो राजनीति हमारी है वो विकास की है जी। हमारी राजनीति विकास पे चलती है। हमें नफरत की राजनीति हम लोग नहीं करते। अच्छा, अगर पहलगाम हमले की बात की जाए तो इतना बड़ा हमला हो गया देश में, अगर आप लोगों की सरकार होती तो आप लोग इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि अगर अभी केंद्र सरकार की बात की जाए तो कई अहम फैसले लिए गए हैं, लगातार एक्शन भी जारी है, यहाँ तक कि पानी भी रोक दिया गया है।
अबे देखिए, जो सवाल सरकार को जिसका जवाब देना चाहिए, हमारे आपके बीच से हमारे अपने 27 लोग चले गए हैं। बिल्कुल 27 लोग शहीद हुए हैं। 27 लोगों को की वहाँ पे जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, ये चिंता की बात है। दरिंदे आतंकी आए और इस घटना को अंजाम दे के चले गए। तो मेरा सवाल ये सीधा उठता है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था, सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी। तो ये तो सवाल उठेगा ना कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पता चला, सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, जहाँ पे इतने हजारों लोग टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। तो ये तो जिम्मेदारी बनती थी ना सरकार की कि वहाँ ये व्यवस्थाएं मुहैया करानी जानी चाहिए। क्योंकि कश्मीर में पॉइंट ही कितने हैं। एक कश्मीर में जाइए, श्रीनगर में डल लेक है, पहलगांव है, फिर गुलमर्ग है, ऐसी 4-5 जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। तो 4-5 जगह को तो सैनिटाइज करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो सरकार का काम था। फिर वहाँ पे इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? तो ये जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार ने इतने दिन हो गए आज इस घटना को किए हुए, कौन जवाबदेही किसकी तैयार की? कौन जवाबदेह है जो सुरक्षा में चूक हुई है? सरकार ने चूक तो माना है कि हम चूक हुई है, बट जवाबदेही भी तो तय करनी पड़ेगी कि इसकी वजह से चूक हुई है। तो उसकी जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई। सवाल तो एक ये भी उठ रहा है कि कलमा पढ़ने को बोला गया था, धर्म पूछकर मारा गया इस बार गोली। देखिए कितना ये तो सबसे बड़े चिंता की बात है कि जो पाकिस्तानी आतंकी दरिंदे हैं वो हमारे देश के अंदर आए और हमारे लोगों की उन्होंने हत्या की, शहीद किया और उनसे उनका धर्म भी पूछा। तो वो इसके मतलब वो हमारे समाज के अंदर में एक ऐसी राजनीति को जन्म देना चाहते थे कि हमारी जो अनेकता है में जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश की। हमारे आपके बीच में एक ऐसी भावनाओं को पैदा करने की कोशिश की जिससे कि हिंदुस्तान में एक नई राजनीति का जन्म हो, एक नफरत की राजनीति का जन्म हो। इस तरह की राजनीति को जन्म देने की भी कोशिश की, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तानियों ने दिया। वहाँ पे जो हमारे कश्मीरी मुस्लिम थे, जो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने किस तरह से उसका जवाब दिया कि वहाँ पे जिस तरह से आदिल हुसैन जो लोगों को वहाँ पे टूरिस्ट को जो घुड़सवारी करा रहा था, जब उसको लगा कि बंदूक चला रहे, उस जाके बंदूक उसने पकड़ी उसकी और उसके बाद उसने आदिल हुसैन को भी मौत के घाट उतार दिया। तो इसके मतलब उसने परिचय दिया ना कि हम हिंदुस्तानी एक हैं। तो हिंदुस्तान में आज देखिए पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। बिल्कुल जो उन्होंने कोशिश की, उनके नापाक इरादे हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं। जब राष्ट्र की बात होती है तो सब एक साथ होते हैं। और उनके जो पाकिस्तानी आतंकियों के जो नापाक इरादे हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है, अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था, और अब जब अनुराग ठाकुर ने एक बार सदन में राहुल गांधी की जाति पूछी थी, इस बात को लेकर भी हंगामा हुआ था। आपके नेता अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर गुस्सा हो गए थे, वो उनके साथ दिखे थे। बट कई मौके पे ऐसा होता है कि कांग्रेस आप लोगों के साथ नजर नहीं आती। देखिए हम लोग तो मैंने फिर बोला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो समाज कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता करते हैं, और जब समाज आगे बढ़े उसके लिए वो काम करते हैं। और फिर वो पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था उस चीज़ को जब आपको समाज को आगे ले जाना है, बड़ी राजनीति करनी है, बड़ी मदद करनी है जनता की, तो कुछ चीज़ें पहले हुई थी नहीं हुई थी वो ठीक है। जब हम उस समय भी जाति जनगणना की मांग करते थे तब नहीं करवाई, आज भी हम जाति जनगणना की मांग बीजेपी सरकार में कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन साथ आया, अच्छी बात है भाई। हमारा मकसद तो ये है ना सामाजिक न्याय की बात हो, समाज में जनता को न्याय मिले, पता चले कौन किस स्थिति में है उनकी। जब ये पता चलेगा कौन किस जाति के कितने लोग हैं, ये भी पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है, तो उस तरह से फिर आप उनको मदद कर सकते हैं जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो पाए। ठीक है अनुराग जी, एक बात बताइए, जिस तरह से बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने अपनी सरकार में जातिगत जनगणना बिहार में करवा लिया, तो जब आप लोगों की सरकार थी यूपी में तब आप लोगों ने क्यों नहीं करवाया? देखिए हमारी सरकार यूपी में बहुत कम दिनों के लिए आई। लास्ट सरकार थी जो 12 से 17 जो पूरे 5 साल की थी, तो उसमें हम विकास के कार्यों में पूरी तरह से लगे रहे।
पूरी तरह से जो पीछे छूटी हुई चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, मेडिकल कॉलेजेस बनाते थे, स्टेडियम बनाने थे, हॉस्पिटल बनाने थे, फिर यूनिवर्सिटीज़ बनानी थी, रोड बनानी थी, लोगों को किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बनी, मेट्रो बनानी थी। तो कैसे बच्चों को कैसे लैपटॉप मिले, कैसे वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएं, हमें वो बनाना था। स्टेडियम बनाने थे, बच्चों को कैसे स्पोर्ट्स मिले। तो हर चीज़ में बनने दोबारा हम लोग को मौका नहीं मिला। दोबारा मौका मिलता तो ज़रूर होता जी। जब हम इतने कामों में इस कामों में उलझे रहे, दोबारा अगर हमें मौका मिलता तो हमारी तो मांग यही थी कि हमें जाति जनगणना करानी है। और हम मांग कर भी रहे लगातार। अच्छा, अखिलेश यादव ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि 27 में वो इंडिया गठबंधन में ही रह के चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस आप लोगों के साथ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से साथ है और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। तो आप लोगों की सरकार अगर बन जाती है तो क्या अहम बदलाव करना चाहेंगे आप लोग, या क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? हम लोग, मैंने फिर आपसे बोला कि जो हमारे कुछ सपने छूट गए बच्चों के लिए, जो सोसाइटी के लिए करना है, जैसे रोजगार पे हमने काम किया था पहले, फिर करना है, महंगाई ख़त्म करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लोगों को सुविधाएं बढ़ानी है, जो गांव है उनका विकास करना है। जैसे हम लोगों ने एक मॉडल बनाया था, सैफई एक मॉडल बनाया था गांव ऐसा होना चाहिए जिस गांव में हॉस्पिटल भी हो, यूनिवर्सिटीज़ भी हों, कॉलेजेस भी हों, बच्चे को बहुत दूर जाना ना पड़े, बीमार हो तो उसका मेडिकल हॉस्पिटल भी मिल जाए। ऐसे हम कई गांव के मॉडल बनाना चाहते हैं, गांव का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, गांव और शहर के बीच की दूरी खत्म करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मायावती कह रही हैं कि अब वो बिहार के सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आप लोगों का क्या प्लान है बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, कौन कहाँ लड़ना चाहता है उनकी पार्टी तय करती है। वो अगर लड़ना चाहती है सारी सीटों पे तो लड़े, ये पार्टी अपनी तय करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन एक साथ है, जो इंडिया गठबंधन फैसला करेगा वही होगा। अच्छा अनुराग जी, आप हरे कुर्ते में दिख रहे हैं, अक्सर यही सुनने को मिलता है कि आप हरे कुर्ते में दिखते हैं, फिर कभी घोड़सवारी करते हुए दिखते हैं, मतलब अलग अलग अंदाज में नजर आते हैं आप, कभी बोझा उठाते हुए दिखते हैं। दरअसल में हम एक नॉर्मल इंसान है ना, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति होगा तो वो राजनीति भी करेगा जी, और उसके जो स्पोर्ट्स खेलता है वो भी करेगा, और जो उसके अपने काम होते हैं वो भी करेगा। तो हम तो, चूंकि मैं पोलो खेलता हूँ तो पोलो शुरू से खेल रहा हूँ, तो अपनी घुड़सवारी करता ही करता हूँ। हरे का मतलब ये है कि हम चूंकि गांव में पले बड़े हुए हैं, तो हम ज़्यादातर नीम के नीचे सोते थे। अच्छा। नीम के नीचे सोने से ठंडी हवा ज़्यादा मिलती है। तो हम लोग, चूँकि गर्मी बहुत होती है, चंबल के रहने वाले, तो चंबल में भयंकर गर्मी होती है, ठंड भी कड़ाके की होती है, गर्मी भी बहुत मैंने कहते हैं ना, कठोर गर्मी पड़ती है। तो वो उस गर्मी में अगर हम लोग को जो छांव मिलती थी वो नीम से ही मिलती थी। तो हरा देखते, फिर वो अपनी फसल भी वो हरियाली देखते थे। तो वो मेरे दिमाग में बसा है कि उस वातावरण से हमने हरा रंग अपने शरीर पे डाला है कि बस एक ही कलर पहनना है, और जिससे मेरी अपनी यादें जुड़ी रहती हैं और मैं अपने गांव से जुड़ा रहता हूं, अपने नीम, अपने खलिहान, अपने पेड़ पौधों से हमेशा एक जुड़ाव सा बना रहता है। ऐसा लगता है कि मैं अभी अपने रूटेड हूं, अभी अपनी मिट्टी में वही कॉन्सेप्ट में रहता हूँ। बिल्कुल। और जहाँ तक खेत में लोग काम करते हुए देखते हैं, किया है काम तो करते हैं, अब जो नहीं आपने करते, भी किया है? मैं करता ही रहता हूँ। मैं खेत में काम बचपन से यही सब तो किया है, खेत खलिहान, घोड़े दौड़ाना, यही सब तो है गांव में। यहाँ पे आजकल सब कुछ वो हो गया है, शहर में आओ ना तो खेत उनके लिए एक फैशन हो गया है। अच्छा, तो खेत खलियान से जुड़ा, नेचर से जुड़ा इंसान, ये कैसे आपने सोच लिया कि राजनीति में जाना है? देखो, जो नेचर से, जो जमीन से जुड़ा होगा वही जमीन का दर्द समझ पाएगा, वही परेशानी समझ पाएगा। जो हम दर्द समझ सकते हैं ना, किसान का, एक आम जनता का, एक तकलीफ का, ये जो गांव में रह के किस तरह से आदमी तकलीफ में जीता है, जो उसको अपने अधिकार है वो भी नहीं मिल पाते हैं। कई गांव में ऐसे लोग थे जो मैंने देखा, जो अपने, इटावा मेरी डिस्ट्रिक्ट थी, अपने गाँव से अपने शहर तक डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुंच पाए। वो 80-90 साल के होकर दुनिया से चले गए, लेकिन वो गांव से बाहर ही नहीं निकल पाए, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई, उनको वो जो मिलनी चाहिए थी, संसाधन नहीं मिल पाए। वहीं बेचारे ख़त्म हो। कितने लोगों को मैं जानता हूँ, उनको कितने लोग, हमारे बुजुर्ग थे हमारे गाँव में, उन्हें ये नहीं पता था कि बस को मोटर बोलते थे, मोटर रुकती कैसे है। एक बार एक किस्सा मुझे याद है जी।
हमारे एक बुजुर्ग थे, तो हम जब बड़े हो गए तो हमने उनसे कहा चलो आपको इटावा घुमा लाएं। तो उनको बस में बैठाया, तो वो कहने लगे मुझसे अपनी भाषा में, ए लला हमें उतार दे उतार दे। हमने कहा काय के लिए उतार दे? दद्दा बैठो ना। अरे लला जहाँ में न नाथ ना पगा, गाड़ी रुकेगी कैसे? मैंने नाथ पगा मतलब होता है जो गाय भैंस चलाते हैं तो उसमें अच्छा। नाथ और पगा होता है ना, तो उसमें हम खींचेंगे तो बैल रुक जाता था। कह रहे लला जहाँ में नाथ ना पगा, जो रुकेगी कैसे? तो उनको ये नहीं पता, वो समझ नहीं पाते थे कि ये चूंकि बस है, इसमें ब्रेक लगती जानकारी नहीं है। तो थी सोचो गांव के लोग कितनी सुविधाओं से दूर थे, और सुविधाओं कैसे से उनको दूर। हमें आगे बढ़ाना था। इस चीज़ को लेके माननीय हमारे जो सीधे नेताजी थे, उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने उस इटावा में गांव गांव जा जा के रोड सड़क जो डेवलपमेंट आया है, आप देखो ना, जब से राजनीति में रीजनल पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, जब से नेताजी का उदय हुआ, पूरे आप देखो गांव और शहर में विकास आपको देखने को मिला है। और उस चीज को आगे बढ़ाया श्री अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने भी गांव और शहर के बीच की दूरी कम की है। भाई एक्सप्रेस वे बनाए जी। और सभी गांव को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लाइन से जोड़ा है। तो उन्होंने वो दूरियां कम की है कि जो आदमी गांव से अपना शहर पहुंच सकता है। और हर गांव को जनरेशन मिश्रा योजना के अंतर्गत और लोहिया आवास उसके अंतर्गत उन्होंने गांव का सुंदरीकरण किया। गांव में मूलभूत सुविधाएं दिलवाई कि कैसे वहाँ सोलर लाइट होनी चाहिए हर गांव में बारात घर होना चाहिए, हर गांव में रोडें पक्की होनी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ये काम उन्होंने आके किया। तो वो इसीलिए जो आप राजनीति में आने की बात बोल रहे हो, राजनीति की प्रेरणा वहीं से मिली। कि हमें भी अपने लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना है, उनको भी संसाधन प्रोवाइड कराने हैं। तो आप देखो ना, इसी तरह से धीरे धीरे मतलब आप अपने लोगों के लिए राजनीति में आए, समाज के लोगों के लिए, समाज के लोगों को कैसे वही मेरा उससे मुराद वही था कि समाज के लोग जो आपके अपने हैं, जो अपने हैं, जो हिंदुस्तान में समाज है, उस समाज के लोगों को हम कैसे आगे ले जाएं, उनकी आंखों के सपने कैसे पूरे हों, इस चीज़ को लेके। क्योंकि हम लोग समझते हैं ना, गांव के हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग तरसते थे, तो अब वो कैसे उनको कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल। तो और मुझे जब इस सवाल आप लोग पूछते हो कि आप तो गाँव का बताते हो, फिर आप घुड़सवारी भी करते हो, आप टेनिस भी खेलते हो, आप बहुत सारे शहरी गेम भी खोल लेते हो, तो मैं उनको बस इतना ही बताता हूँ कि हम लोग जब गांव से शहर आए ना, तो ये सब भूख थी कि मुझे सब कुछ करना है। तो गांव का आदमी सारी चीज़ें सीख लेता है क्योंकि उसके अंदर भूख है। तो हमने वो भूख से सब शहरी चीज़ें भी सीखी। इसलिए लोग मुझे देशी तो समझते ही है, लेकिन जब उनको, मुझे लगता है कि जब मैं शहरी चीज़ें भी कर लेता हूँ तो मुझे कम से कम हल्के में तो नहीं लेंगे। बिल्कुल। मैं जो कहूँगा मानेंगे तो सही। अगर वो सारे गेम और अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, तो हम भी खेल सकते हैं। गुल्ली डंडा से लेके गुल्ली डंडा और पिट्ठू से, क्रिकेट और फुटबॉल से लेके, टेनिस से लेके, और अब पोलो खेल रहा हूँ, तो हम भी सब कुछ खेल सकते हैं क्योंकि गांव के हैं ना। तो इस बात का घमंड रहता है ना कि गांव से आए, इसलिए हम लोग के अंदर ज़्यादा कहते हैं कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है और समाज के दर्द को समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर 27 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें अनुराग भदौरिया जी की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, हम लोग को जो जिम्मेदारी पार्टी से मिलती है, जैसे फिलहाल मीडिया की जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं अपनी विधानसभा का प्रभारी हूँ, तो वहाँ पे हमारी जो जिम्मेदारी होती है, मैं अपनी जिम्मेदारी बाखूबी से निभाता हूँ। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व जिम्मेदारी देता है, मैं पूरी मेहनत से करता हूँ और शिद्दत से करता हूँ। जो जब उन्होंने कोई जिम्मेदारी दी है, मैंने पूरी शिद्दत से किया है। आपके साथ बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा मैं पूरी शिद्दत से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। तो जब मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखना होता है, शिद्दत से रखना होता है और भावनाओं से रखता हूं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के साथ मेरा खाली एक राजनीतिक संबंध नहीं है, एक भावनात्मक रिश्ता भी है। एक ये वो रिश्ता जो एक मिट्टी के साथ एक साथ जुड़ा हुआ इटावा का, वो रिश्ता जिसके बारे में एक माने हमारे बुरे दिन के भी और अच्छे दिन के भी एक साथी रहे हैं हम लोग के। हमेशा से मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, चाहे मेरे बुरे दिन हो चाहे अच्छे दिन हो,
तो वो साथ है, तो एक इमोशनल कनेक्ट है। जी। राजनीतिक कनेक्ट होता तो एक बार को सिर्फ राजनीतिक बात होती, जब भावनात्मक कनेक्ट होता है ना, जब आपकी बोली भाषा एक हो, जब आपकी एक ही जगह से आते हों और एक दूसरे को समझते हो अच्छी तरह से, तो उसका आनंद ही और होता है ना। बिल्कुल। अगर हम आपसे जितनी बातें कर रहे हैं, अगर वो इस चीज़ को देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जी। और वो चूंकि एक लगाव बहुत पारिवारिक है, एक पारिवारिक रिश्ता है। जब ऐसा रिश्ता होता है ना, तो उसमें फिर फायदा नुकसान नहीं सोचा जाता, फिर वो जो दे देते हैं राजनीति में जिम्मेदारी, उसी को मैं लेके चल तो फिर पड़ता कोई हूं। उम्मीद नहीं रखते आप? उनसे क्या उम्मीद रखना, वो खुद ही इतना सोचते होंगे। रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कुछ मांगूं, जी। क्योंकि वो मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं वो सब समझ जाते हैं। हमारी कोई जाके उनसे कोई भी बात करेगा, भलाई या बुराई, वो सब समझते हैं कि अनुराग भदौरिया क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो मुझे शुरू से जानते हैं। कोई आज है तो नहीं कि आज से जानते हैं, एज ए प्रवक्ता जानते हैं, ऐसे मैं घुड़सवारी कर रहा हूँ या दिल्ली में हूँ या लखनऊ में हूँ, वो तो मुझे तब से जानते हैं जब मैं गाँव में था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय से जानते हैं। तो उनसे क्या छुपा हुआ है, अरे क्या, और उनसे क्या मैं मांगूँ, क्या मांगना उनसे। वो तो रिश्ता ऐसा है कि जहाँ मांगने वाला रिश्ता नहीं है, बिल्कुल एक भावनाओं का रिश्ता है। जो जिम्मेदारी देते हैं उस जिम्मेदारी को मैं पूरी शिद्दत से करता हूँ। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भदौरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद जी। तो सुना आपने, अनुराग भदौरिया जी का साफ साफ ये कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24।